क्योंकि 5 बेस्ट बुक बता मेरे को, है ना? व्हेन आई से टेल मी 5 बेस्ट बुक्स या मतलब बुक सीरीज़ या इस टाइप से तुमसे पूछूँ, तो मानो मैंने ऐसे 3 लोगों से पूछा, तो पहले बंदे ने मुझे बताई ये 5 बुक्स, ठीक है ना? सेपियंस, होमो डिउस, द रूडेस्ट बुक एवर और आपका ये 12 रूल्स ऑफ लाइफ, मैप्स ऑफ मीनिंग। अब इस टाइप की चीज़ उसने मुझे बताई, ये 5 बुक्स उसने बोला कि ये बेस्ट बुक्स है मेरे हिसाब से, अभी तक दुनिया में जितनी भी बुक्स आई हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक्स है। मानो किसी ने ये बोला, पर्सन नंबर ए ने मुझसे ये बोला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पर्सन नंबर बी से पूछा, उसने मुझे ये बताया कि हैरी पॉटर है ना, आपका गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, विक्रम चंद्र की सेक्रेड गेम्स, एने फ्रैंक की द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ओके, द थाउजेंड ईयर ओल्ड बॉय, है ना, ये इस टाइप से उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब इसका इंटरेस्ट जो है वो फिक्शन के अंदर है, और इस बंदे का इंटरेस्ट है सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, इस टाइप की बुक्स के अंदर इसका मन है। राइट, फिर पर्सन नंबर सी आ जाता है मेरा। पर्सन नंबर सी ने मुझे ये बताया, स्टीफन हॉकिंग्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, द फिजिक्स बुक फ्रॉम बिग बैंग टू क्वांटम रिफ्लेक्शन, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एवरीथिंग, क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड कंडेंस मैटर। अब मैंने यार ये देखा, फिर मैंने ये देखा, और फिर मैंने ये देखा। अब मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ इस टाइम पे, यार ये 5 बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव व्यू है। अगर तुम यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि बेस्ट बुक्स है ना, बुक रिकमेंडेशंस, तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें कैसे पता? किसी ने बोल दिया सेपियंस इज द बेस्ट बुक, तो वो हो सकता है उस बंदे को इंटरेस्ट हो अपनी लाइफ को सुधारने में, है ना, या फिर उसको इंटरेस्ट हो हिस्ट्री के अंदर, या फिर उसको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर, है ना, द रूडेस्ट बुक एवर है जैसे। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं आपकी सेल्फ बेटरमेंट के लिए। ठीक है, पर एक बंदा है जिसको फिक्शन में इंटरेस्ट है, उसको करेक्टर मतलब उसको करेक्टर में जीने में मजे आते हैं, कि उसको हैरी पॉटर बनने में मजे आ रहे हैं। राइट, किसी को मान लो जॉन स्नो बनने में मजे आ रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के, या फिर सीक्रेट गेम्स में गाय टोंडे बनने में मजे आ रहे हैं, जो भी है। राइट, तो दैट डिपेंड्स, ये काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव है। और सिमिलरली अगर पर्सन नंबर सी है, तो हो सकता है उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स के अंदर, या फिर द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, ये वाली जो बुक है ना, इसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि फिजिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, बिल्कुल बेसिक से, कि मतलब कहाँ से आया होगा, ये पहली बार कैसे उतरा होगा, हीट क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट सोचे कैसे होंगे साइंटिस्ट ने, वो है द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स फ्रॉम द अर्ली कंसेप्ट टू रिलेटिविटी एंड क्वांटा, ये जो बुक लिखी गई है। मतलब बेसिकली ये इस जो पर्सन नंबर सी है, वो बेसिकली पक्का फिजिक्स में इंटरेस्टेड होगा। तो जब हमने तो सिर्फ क्या बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था 5 बेस्ट बुक बता, तो उसने मुझे ये बताई, पहले वाले ने कुछ और बताया, उससे पहले वाले ने कुछ और बताया मेरे को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना, ये डिपेंड कर सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा इसका आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो कोई बोलेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई बोल सकता है पंकज त्रिपाठी, कोई बोलेगा राजकुमार राव, और कुछ एक और वैरायटी होगी जो बोलेगा शाहरुख खान। राइट, तो ये तो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, है ना। कोई बंदा वेब सीरीज और एक्चुअल सिनेमा में इंटरेस्टेड है, तो वो ये 3 देखेगा, है ना। किसी को बॉलीवुड और वो रोमांटिज्म और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो शायद शाहरुख खान देखेगा, जो भी है। राइट, तो ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा, कोई और जिसमें लिखा हुआ अभी नहीं है उसके अलावा कोई बहुत कुछ बोल सकता है। या कोई बोलेगा मैं बॉलीवुड देखता ही नहीं, मैं तो हॉलीवुड का वो देख रहा हूँ, या कोई बोलेगा मैं ये सब देखता ही नहीं, मैं तो एनीमे देखता हूँ, है ना। डेथ नोट में जिसने लाइट आगे में की, वो करी थी, क्या कहते हैं उसको, वॉइस एक्टिंग, मेरे लिए तो वो फेवरेट है। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा मन है। राइट, मतलब बेसिकली बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो ये जो था ऑल द सब्जेक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन माइंड, राइट, कि ह्यूमन माइंड में बहुत सब्जेक्टिविटीज होती हैं, तो इनको हैंडल नहीं किया जा सकता मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये तो रैंडम है, ये तो इन्फानाइट है, कोई किसी एक को उठाओगे वो कुछ और बोलेगा, किसी एक को उठाओगे वो कुछ और बोलेगा। तो मैथ्स को क्या चाहिए, मैथ्स को चाहिए प्योर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मतलब कि जिसका आंसर ये होगा, या तो ये या तो ये, मतलब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि इसका आंसर ये है। राइट, तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो इसको डिफाइन करने के लिए समथिंग विच इज यूनिवर्सली ट्रू, कि अगर मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, लेट्स से मैंने बोला पहले 5 पॉजिटिव इवन नंबर बता मेरे को, तो तुम क्या बोलोगे, 2, 4, 6, 8 और 10। अब तुम चाहिए यहाँ जाके पूछो, चाहे अमेरिका में जाके पूछो, चाहे जापान में पूछो, चाहे किसी से भी पूछो, पूरी इंडिया में जिसने भी मैथ पढ़ रखी है उससे पूछोगे, वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो ये है, तो इस टाइप की जो चीज़ है, अब ये सिर्फ मैथ से रिलेटेड नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि मानो लोग जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, और मैं तुमसे बोलूंगा कि बेस्ट क्रिकेटर्स बता मेरे को, तो फिर से ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई धोनी बोलेगा, है ना, कोई सचिन तेंदुलकर बोलेगा, कोई कुछ और बोल सकता है, उसके हिसाब से जो भी उसका बेस्ट क्रिकेटर होगा। पर अगर मैंने ये बोला कि किसके सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, या फिर मैं तुमसे ये बोलूँ कि किसने सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई हुई है, तो वो एक डेटाबेस है ना, वो एकदम सॉर्ट आउट है कि हाँ यार, अगर मैं इंडिया में किसी से भी जाके पूछूंगा, इनफैक्ट अगर मैं दुनिया में किसी से भी पूछूंगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस किसने खेले हैं, या फिर सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी बनी हुई है, तो वो तो एक ही आदमी होगा ना। ये हो सकता है 2-3 हो जिनके सेम नंबर हो, मतलब ये है कि वो सेट है, वो एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। राइट, ये मतलब होता है यूनिवर्सली ट्रू का। सो फॉर दिस टू हैपन, टू सिस्टमैटिकली रिमूव द सब्जेक्टिविटी एंड इंक्लूड द ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से सब्जेक्टिविटी मतलब कि हमने ये रैंडमनेस हटा दी कि कोई एक इंसान से पूछूंगा वो कुछ और बताएगा, इस तरह की चीज़ों पर हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो चीज़ ऑब्जेक्टिवली डिफाइन की जा सकती है। राइट, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक नई ब्रांच बना दी गई मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम रखा गया लॉजिक। ठीक है, जिसका नाम रखा गया लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। चलो जी, ठीक है।
अब ये जो लॉजिक है ना, ये हमारे सिलेबस में, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे तुम जेईई के लिए करो, चाहे केवीपीवाई के लिए, चाहे ओलंपियाड के लिए, चाहे आईएसआई सीएमए, जो भी तुम कर रहे हो उसके लिए, ये जो लॉजिक चीज़ है ये हमारे पूरे सिलेबस में ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे को पढ़ाया जाता है। हमारे काम की जो चीज़ है वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, दैट इज सेट थ्योरी और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये दोनों जो बनाई गई हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, जो दोनों के दोनों लॉजिक से बनाए गए। इनफैक्ट सेट थ्योरी जो होती है इसका फर्दर एक्सटेंशन हो जाता है रिलेशंस के अंदर, ठीक है ना। सेट थ्योरी को हम थोड़ा मोल्ड करके रिलेशंस बना लेते हैं, और फिर फर्दर रिलेशंस की हेल्प से हम एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम होता है फंक्शंस, ठीक है। और जब ये फंक्शन बन जाता है तो ये फंक्शंस की ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? लॉजिक से, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग हम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा सेट थ्योरी आया, जिसकी वजह से हमारा रिलेशंस आया, उसकी वजह से हमारा फंक्शंस आया। अब फंक्शंस ने क्या करा ना, फंक्शंस जो है वो आगे जाके उसने पूरी एक नई अपनी खुद का एक दरवाजा खोल डाला, जिसका नाम रखा गया कैलकुलस, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग आपका एनालिसिस, ठीक है ना। तुम्हें याद होगा मैंने सबसे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने तुम्हें ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स बताए थे, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे ब्रांचेस थे, राइट। ये हमारे ब्रांचेस हैं सारे के सारे मैथमेटिक्स के। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक थोड़ा बहुत देखा था कि इंटीजर्स और ये सब क्या होता है, नंबर थ्योरी में जैसे डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लॉजिक। तो लॉजिक हम लोग अभी करने वाले हैं, यानी कि सेट थ्योरी हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होगा वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी हम सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी, इसके बाद हम करेंगे रिलेशंस। फिर इसके बेसिस पे जितना भी फंक्शंस लॉजिक का पार्ट है उतना हम लोग यहाँ कर लेंगे, और बाकी तो जो फंक्शंस पढ़ाया जाएगा ऑफिशियली तब पढ़ाएंगे, राइट। तो वो हमारा लॉजिक के अंदर आ गया, ठीक है। फिर आपका शुरू होगा एलजेब्रा, है ना। एलजेब्रा क्या चीज़ है, तो वो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे व्हाट इज एलजेब्रा, और पूरा स्टार्टिंग से इसका पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर आपका वही ज्योमेट्री, एलजेब्रिक ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, प्रोबेबिलिटी, है ना, ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फिर हमारा आ जाता है एनालिसिस। तो जो एनालिसिस है ना, एनालिसिस की शुरुआत होती है फंक्शन से। इनफैक्ट पूरा ही है इसके अंदर, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जो लॉजिक है वो एक तरीके से ब्रिज कर दिया इसने फंक्शन एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो ये ब्रिज है इन दोनों का। कौन सा ब्रिज? ब्रिज का नाम क्या है? ब्रिज का नाम है फंक्शंस। तो फंक्शंस का जो उत्पत्ति है वो हुई है लॉजिक से। उत्पत्ति यानी कि बिगिनिंग, इंसेप्शन जो है उसका, वो लॉजिक से हुआ है, ठीक है। पर उसका जो फाइनल पाथ है वो एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस में हुआ क्या कि फंक्शंस जो हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस के ऊपर इतना ज़्यादा एनालिसिस कर दिया गया कि उसका पूरा नाम ही एनालिसिस रख दिया, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस कुछ नहीं है, बस फंक्शंस के ऊपर ही डीप एनालिसिस है, किसी भी फंक्शन के ऊपर डीप एनालिसिस है, जनरलाइज करते हुए, ठीक है। तो ये हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो जो तुम अभी पढ़ रहे हो वो एक तरीके से लॉजिक जो है उसका ब्रिज है वहाँ पे एनालिसिस पे, ठीक है। तो एनालिसिस जब हम लोग जब कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत हमारी फंक्शन से ही होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो जो तुम फंक्शंस पढ़ोगे उसके बाद की बातें हैं वो, ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर क्या है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर दुर्भाग्यवश ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है भाई। इतना भी बहुत है यार, इतना भी दे दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। चलो खैर, बाकी अब इसके बारे में मैं बाद में तुम्हारे से बात करूंगा जब ये कंप्लीट होगा ना अभी फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस जो होता है ना वो सिर्फ ये नहीं बताता तुम्हें, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें लिंक कर देता है। तो जैसे फंक्शन अपना होता है इसमें, इस वाले में, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है, मतलब क्या सिलेबस कैसा होता है, क्या कैसे डिफाइन किया गया है हमारा पूरा सिलेबस। खैर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम मैथमेटिकल रीजनिंग बाद में करेंगे, आखिरी में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग तो है वैसे, ठीक है। इसके बाद लेकिन तुम चाहो तो, अगर तुम्हें अभी नीड आ गई तो तुम देख सकते हो इसमें, इसमें कुछ भी पुराना नया कुछ नहीं लगेगा, तुम देख सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग अगर चैनल पर आ चुका है तो, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट को बोला कैसे गया है कि सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टफ विच इज यूनिवर्सली ट्रू। सबसे सिंपल और कूल डेफिनेशन कि सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टफ विच इज यूनिवर्सली ट्रू, है ना। कि मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बुक्स, तो ये सब्जेक्टिव था, है ना। ये क्या यूनिवर्सली ट्रू है? नहीं। अगर मैं एक अमेरिकन से जाके पूछता हूँ और मे बी उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, तो वो मुझे 5 हिस्ट्री की किताबें ला दे देगा कि बेटा ये देख, ये बेस्ट बुक्स है, राइट। तो दिस इज नॉट अ सेट। इस कलेक्शन को, 5 बेस्ट बुक्स की कलेक्शन को, कि उसने बोला ये, तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ क्या ये सेट है या नहीं है, तो तुम्हें बताना है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो अब यार ये तुम कहीं पर भी जाके पूछ लो, पूरे इंडिया में किसी से पूछ लो, पूरे अमेरिका में जाके कहीं से पूछ लो, पूरे जापान में जाके पूछ लो, पूरे यूरोप में जाके पूछ लो, इंग्लिश के अल्फाबेट तो वो वही बताएगा, है ना। क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, और ऐसे करते करते जेड तक, राइट। तो ये तो सेम ही रहने वाला है, मतलब ये तो एकदम डिफाइंड चीज़ है, कहीं पर भी जाके पूछ लो, क्योंकि उसने ये भी बोल दिया इंग्लिश अल्फाबेट। अगर वो सिर्फ बोलता है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे उसने डिफाइन करना पड़ेगा ना कौन सी लैंग्वेज है। तो ये आपका सेट हो जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 5 वर्स्ट स्टेट्स इन यूएसए, यानी कि अमेरिका में आपका जो यूएसए है वहां पर सबसे वाहियात, सबसे बेकार 5 स्टेट्स कौन सी हैं। तो अब यार ये भी फिर से एक सब्जेक्टिव टर्म हो गया, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है, राइट। तो ये भी हमारा गलत हो गया। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो ये तो बहुत सेट है मामला। 1 to 20 में कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टिल 20,
राइट। तो ये तो एकदम सेट है, किसी से भी जाके पूछोगे तो ये वही बताएगा, तो ये सेट है एकदम मामला। ठीक है, फिर क्या कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। तो तुम समझ ही गए होगे अब तो कि एकदम एकदम सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि 5 बेस्ट कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड हु मेड मिनिमम 16 सेंचुरीज। ठीक है, तो ये तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी ना, 16 सेंचुरी से ऊपर किसने किसने अपने पूरे क्रिकेट करियर के अंदर, जब जितनी भी उसकी अभी तक एज है, उसमें उसने जितने भी मैचेस खेले हैं, लेट से उसने कुछ लेवल भी डिफाइन कर रखा है कि नेशनल लेवल पे खेले हैं लेट से, तो उसमें किसी ने अगर 16 सेंचुरी से ज़्यादा बनाई है, तो उन क्रिकेटर्स का कलेक्शन, तो ये तो एकदम यूनिवर्सली ट्रू है ना। ये तो अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग होंगे उनकी पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, आई होप सो थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि सेट एक्चुअल में है क्या। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, किसी ने बोला भाई सब सबसे बढ़िया टीचर बता, तो कोई बच्चा बोलेगा ये अच्छा है, कोई बच्चा बोलेगा ये अच्छा है, तो फिर से ये क्या हो गया, खत्म बात, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन योर स्कूल, तो ये हमारा सेट है, क्योंकि इसमें क्या है, स्कूल में अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, स्कूल में टीचर कितने हैं, मानो 65 टीचर हैं, 65 टीचर हैं हमारे पूरे स्कूल में, तो पूरे 65 टीचर का नाम लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से मानो किसी ने बोल दिया एक टीचर का नाम है लेट से ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी, और ऐसे करते करते हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को सेट बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। ये फिर से आपका सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि डेंजरस तुम कैसे बोलते हो किसी को, तो आपके एक सांप से जितना डर लगेगा उतना उसको लॉइन से ना लगे, है ना। किसी को लॉइन से बहुत डर लगता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत अलग टाइप की दुनिया है, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। ठीक है ठीक है ना, बहुत सब्जेक्टिव है ये तो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि साइंटिफिकली हम नहीं बोल सकते ना मोस्ट डेंजरस कौन सा है ना, क्योंकि अगर वो तुम्हें मार सकता है तो तुम्हारे लिए वो मोस्ट डेंजरस बन चुका है आज के टाइम पे अगर तुम्हारे सामने शेर बैठा हुआ है तो तुम ये थोड़ा ना बोलोगे बेटा तुम मेरे लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है, जा बेटा अपने भाई उसको बुला के ला क्या ना, लेट से शेर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तुमने बोला कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्रोकोडाइल लेकर आ उससे डरूंगा क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस है मेरे लिए तो ये कोई बात थोड़ी ना, ये तो तुमने शेर की बेइज्जती मार दी। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जे, तो ये तो सिंपल है भाई, जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, राइट। फिर क्या आएगा, जुलाई, फिर क्या आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ ये तीन ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीन तो यूनिवर्सली ट्रू है, तो कहीं पर भी जाके पूछ लो। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट है। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की, 1 से, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, फिर क्या आता है 5, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और चीज़ है, जैसे अब यहाँ लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विद जे, है ना, स्टार्टिंग विद जे, राइट। तो इसको जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि पक्का ये सेट है, तो अगर तुम्हें सेट है तो तुम ये नोटेशन यूज कर सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो, कर्ली ब्रैकेट बना लो और यहाँ लिख लो जनवरी। ठीक है, पूरा लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया चलो जनवरी, फिर तुमने लिख दिया जून, फिर तुमने लिख दिया जुलाई, सिंपल। ठीक है, यहाँ तुमने बंद कर दिया, तो अभी हम देखेंगे कि क्या फॉर्मेट है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये हमारा यहाँ पे सेट है, अगर सेट होगा तभी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल के। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो नेचुरल नंबर जो हो गया यार, ये तो ऑब्वियसली बात हो गई ना, क्योंकि ये तो एकदम यूनिवर्सली ट्रू है भाई, नेचुरल नंबर कहीं पर भी जाएगा हर एक बंदा ये बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, तो ये भी मेरा क्या है, सेट है। ठीक है, फिर क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीरो से जीरो जीरो, फिर क्या आता है 1 2 3 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आता है -1 -2 -3 एंड ऐसे जाता है ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा एक सेट है। क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ कि इस कलेक्शन का पार्ट क्या, लेट्स से 2000, चलो 2000, तो 2000 क्या इस कलेक्शन का पार्ट है, तो तुम बोलोगे हाँ है, तो अगर तुम्हें ये पता है दैट सिंपली मींस कि तुम्हें ये एकदम वेल डिफाइंड है एकदम अपने आप में, राइट। तो इसलिए ये भी आपका सेट है, ये भी सेट है। इनफैक्ट अगर तुम इसकी बात करते हो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये भी सेट हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये भी सेट हो गया। फिर सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, अच्छा ये समय तो चलो इनका लगे हाथ नोटेशन भी बताता जाता हूँ। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, जैसे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो तुम दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं है, जैसे मतलब जैसे जनवरी जून जुलाई देखने में कितना कितना सही लग रहा है, पर ये कैसा अजीब सा लग रहा है ना, 1 2 3 4 5, भले ही तुम्हें पता है अंदर से क्या मतलब है इसका, राइट। तो लोगों ने क्या करा ना, लोगों ने बोला कि जब भी हम बोलेंगे ना सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और हमें पता है वो सेट है, तो हम सीधे बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम सीधे शो कर देंगे इस सेट का नाम रख देते हैं एन। अब ये यूनिवर्सली ट्रू हो गया कि कभी भी अगर एन लिखा हुआ है, इनफैक्ट इसका एक्चुअल नोटेशन होती है ये, तो अगर मैंने कहीं पर भी ये लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया मैंने, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये जो लिखा है कैपिटल एन जिसके नीचे हल्का सा डंडा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर सिमिलरली इंटीजर्स जो इंटीजर्स थे उनका नाम रखा गया है जेड से, अब वो मुझे पता नहीं ग्रीक कुछ होगा इस वजह से यहाँ पे जेड लिखा गया है, तो जेड से इनका नाम रखा गया है। और किसी ने भी बोल दिया अगर जेड लिखा है ना कहीं पर भी, और इसमें भी कुछ ऐसा डंडा होता होगा, तो अगर किसी ने बोल दिया जेड लिखा हुआ है, तो जेड का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि ये जो तुम्हारे सामने ऊपर जो सेट लिखा हुआ है ये, अगर किसी ने जेड बोल दिया उसका मतलब है कि वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट, चलो ये तो तुम समझ गए। ठीक है,
फिर क्या बोला गया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको मैं शो करता हूँ जेड और ऊपर बना देता हूँ प्लस के साथ, ठीक है ना, जेड प्लस। तो जेड प्लस का क्या मतलब हो गया, जेड प्लस का मतलब हो गया कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो अब नेगेटिव तो सारे गायब हो गए। अच्छा, जीरो जो होता है क्या वो पॉजिटिव होता है या फिर वो नेगेटिव होता है? जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर तुम नंबर लाइन से देखोगे, और मैंने तुम्हें समझाया भी था ये चीज़ कि पॉजिटिव का मतलब होता है इधर, नेगेटिव का मतलब कितना होता है इधर। अब जीरो जो चीज़ है, अगर तुम्हें इधर जाना है या फिर तुम्हें इधर जाना है, तो उसके कुछ कुछ तो होना चाहिए हाथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला +1, तो +1 का क्या मतलब हुआ कि मुझे राइट साइड में इतना जाना है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया -1, तो तुम बोलोगे मुझे लेफ्ट साइड में एक स्टेप जाना है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ +0, तो तुम क्या बोल रहे हो, ये कुछ भी नहीं बोल रहे तुम। अगर तुम बोल रहे हो -0, तो तुम कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते तुम, है ना। +1 -1 का कोई सेंस ही नहीं बना, +0 -0 का कोई सेंस ही नहीं बना। यानी कि जीरो तुम्हारा यहीं कहीं है, यानी कि जीरो जो है ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तो जब मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके अंदर जीरो नहीं आएगा। ये बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब जैसे ही मैंने ऐसा लिखा ना, तो कई लोग समझ गए, अरे यार ये वाला जो सेट है ये तो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो बिल्कुल जेड प्लस जो होता है वो बेसिकली एन के बराबर ही होता है, ठीक है, परफेक्ट। अब किसी ने बोला सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम शो करते हैं जेड माइनस से, और वो कुछ ऐसा लगेगा तुम्हें देखने में, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा ये, तो -1 है ना, -2 -3, इसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया 14th वाला। फिर क्या 15th क्वेश्चन हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 और आपका जीरो, फिर जीरो के बाद आपके सारे पॉजिटिव वाले आ जाते हैं। तो उसने बोला बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, ये वाला सेट, ठीक है। फिर क्या बोला, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आपका नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब कि जीरो हो सकता है उसके अंदर, है ना, और नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब -1, है ना, -2 -3, और ऐसे करते करते आपका इन्फिनिटी तक ये जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। आई होप सो ये वाला भी समझ में आ गया तुमको। कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और है, इसमें एक और है हमारे पास। अभी हम लोगों ने जो नेचुरल नंबर था उसमें हम लोगों ने देखा था n, इंटीजर के अंदर हम लोगों ने देखा z, फिर देखा हम लोगों ने z प्लस, फिर हम लोगों ने देखा z माइनस, और इनका कोई नोटेशन नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इनफैक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ये तो एक्चुअल में, हाँ, इनका कोई नोटेशन नहीं है क्योंकि जीरो आपका इंक्लूड हो गया। अच्छा इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम होगा, तुम्हें देखने में मिलेगा ये चीज़, z नॉट, या फिर z के नीचे जीरो बना दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा z क्या होता है, z होता है हमारे पास सारे, एक तो जीरो होता है, फिर हमारे सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। फिर नेगेटिव वाले आ जाते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल माइनस इन्फिनिटी। तो z नॉट का मतलब है कि वो जीरो हटा दे इसमें से, बाकी सारे ले ले। तो ये जो सेट आया तुम्हारा, ये जो सेट आया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे आपके पास हैं ये नंबर्स, पर इसमें जीरो नहीं है बस, ठीक है। तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और फिर क्या जाएगा, -3 -2 -1 एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्डली 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो नाम की कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो जेड नॉट को हमने ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है जी, परफेक्ट। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के सेट को हम लोग शो करते हैं क्यू के साथ। ऑब्वियसली ये सेट आपका होगा क्योंकि वेल डिफाइन होता है, ठीक है। पर इसको शो करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि तुम इसको शो कैसे करोगे ना, ये मतलब जिसका सेट हो गया, इसको मैं कैसे, मैं ये थोड़ा बोलूँगा इसके अंदर ये आएगा 1/2 1/3 1/4, कोई बोलेगा क्यों फिर इसमें 7/3, ये कहाँ आएगा, ये सब रेशनल नंबर्स है, राइट। तो इसको ऐसे शो करना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे डिफाइन करना है। अभी तुम ऐसा समझो कि इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसको हम क्यू से डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने, मतलब इसको, इसकी नोटेशन क्यू है। फिर बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो डेफिनेट सी बात है इसमें सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, इसके अंदर ना तो जीरो आएगा, इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, और इसके अंदर तुम्हारे नेगेटिव वाले भी नहीं आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्यू प्लस। फिर ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर्स, तो हम क्या शो करते हैं इसको, हम बोलते हैं क्यू माइनस। ऐसे लिखा हुआ था क्यू नॉट, तो क्यू नॉट का क्या मतलब होता, अब तो ये जनरल हो गया, क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाले ले लो, पॉजिटिव वाले ले लो, बस जीरो को हटा दो, ठीक है। तो अब मुझे आई होप से ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोला गया कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जो होता है, हमने ये चीज़ डिस्कस ऑलरेडी बताया हम लोगों को कि जो रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा फिर, राइट। तो क्यू के ऊपर बस एक सी बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये तुम आगे पढ़ोगे अभी। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, तो अगर एक रियल नंबर है जिसमें अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा, इसलिए बोल गया क्यू सी, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे शो किया जाता है। और बाकी सारी इसमें भी आपकी डेफिनेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या है इसके आगे, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको शो करते हैं आर से, ठीक है ना, रियल है तो आपने आर, इन्होंने यहाँ पे यहाँ यूज़ कर लिया है, तो रियल नंबर को शो किया जाता है आर से। फिर अगर मैंने बोल दिया आर प्लस, तो सारे के सारे पॉजिटिव वाले आ गए। अगर मैंने बोल दिया नेगेटिव रियल नंबर्स, तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया आर नॉट, इसका क्या मतलब हो गया, जीरो हटा दो, बाकी सारे ले लो पॉजिटिव नेगेटिव। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये भी आपका, इसको हम शो करते हैं सी से, ठीक है ना, इसको हम लोग शो करते हैं सी से, तो सी से हमारा पूरा सेट आता है।
और ये आप ये कैसे डिफाइन करें, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। तो यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि इस टाइप की चीज़ों को डिफाइन कैसे करें, है ना, कि रेशनल नंबर जो है इसको अब तुम ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना, कितना बड़े तरीका कि हमें ये समझ में आ चुका है कि तुम्हें उस टाइप की फॉर्मेट पे जाने की जरूरत क्या है ना, कि हम इसको डेफिनेट सी बात है, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मेट देखा है उससे तो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना, उससे तो हम नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे ये बता कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली अ सेट, ये ट्रू है या फॉल्स है? बोलो भाई। जो सेट होता है वो पक्का एक कलेक्शन होता है, हाँ सही बात है। पर एवरी कलेक्शन जो है क्या वो सेट होता है? नहीं। अगर मैं तुमसे बोला 5 बेस्ट बुक्स का कलेक्शन है मेरे पास, तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना, मेरा जो कलेक्शन होगा वो किसी और के कलेक्शन से डिफरेंट हो सकता है। तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। तो सारे के सारे कलेक्शन तो सेट नहीं होते हैं। ये तुम यहाँ देखो ना, ये जहाँ क्रॉस लगा हुआ है ये कलेक्शन तो है ही ना, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। किसने बहुत डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन बना रखा है, पर हमने बोला ये सेट नहीं है, यानी कि हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है। पर जहाँ पे टिक लगा हुआ है जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जे, तो हमने बोला ये सेट है। तो जो सेट होता है वो पक्का कलेक्शन होगा, पर जो कलेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका सेट होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि एवरी सेट जो होता है वो कलेक्शन है, पर हर कलेक्शन जो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो सेट ही होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब एक नई नोटेशन पे आ जाते हैं, है ना, एक नई नोटेशन पे काम करते हैं जो डिफाइन करी गई है यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है? ये जो तुम्हें लग रहा है ना ई टाइप का लग रहा होगा देखने में, एप्सिलॉन, किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है पढ़ा नहीं होगा, छोड़ो उसको। तो फिलहाल ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आपने ये बनाया और फिर ये, फिर इसका एक और छोटा भाई भी होता है या फिर इसका एग्जैक्ट भाई ठीक है, उसको हम बस डंडा बना देते हैं। इनका मतलब क्या है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसिडर अ सेट ऑफ फाइव ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट प्राइम 5 प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 2 3 5 7 11, राइट। तो ये जो हमारा सेट है इसको हम शो करते हैं इस तरीके से, एस इक्वल्स टू, है ना, एस क्या है तुम्हारा? ये सेट है, ठीक है। तुम जो चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे, एस हटा के तुम लिख दो ए, तो ये इसको हटा के तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम लिख दो यहाँ पे चलो 5, है ना, कुछ भी गंदा संदा मैं बना सकता हूँ, वो मेरा मन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा प्यारा प्यारा एस लिख दिया। तो एस जो अगर मैंने कहीं पर भी बोल दिया एस, तो हर कोई बंदा समझ जाएगा एस का मतलब क्या होता है, 2 3 5 7 11 इनका कलेक्शन। ठीक है, परफेक्ट। अगर आप मैं तुमसे बोलता हूँ कि टू, और फिर ये साइन बना दिया और यहाँ लिखा एस, तो इसका मतलब क्या है कि टू बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है ना, टू बिलोंग्स टू सेट एस। तो इसका नाम रखा गया है बिलोंग्स टू, और इसका नाम रखा गया है डजंट बिलोंग्स टू। मतलब कि सिंपल भाषा में टू जो है वो इस सेट का पार्ट है। अगर तुमसे बोलता हूँ फोर जो है, क्या वो इस सेट के अंदर दिख रहा है तुम्हें कहीं पर भी? 2 3 5 7 11 नहीं, फोर तो कहीं पर भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा फोर जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है। थ्री इस सेट के अंदर है क्या? हाँ जी, थ्री इसके अंदर है, तो मैं बोलूंगा थ्री बिलोंग्स टू एस, 5 बिलोंग्स टू एस, 7 बिलोंग्स टू एस, 11 बिलोंग्स टू एस। कभी भी मैंने एक सेट लिया, कभी भी मैंने एक कलेक्शन ऑफ सेट लिया, सॉरी मैंने सेट लिया, तो उसके अंदर ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्यार से एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स। तो अगर मैं पूछता हूँ सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो हम बोलोगे 1 2 3 4 5। इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पांचों एलिमेंट के नाम बता। पहले एलिमेंट का नाम क्या है? 2, दूसरे एलिमेंट का नाम क्या है? 3, चौथे एलिमेंट का नाम क्या है? 5, सॉरी तीसरे एलिमेंट का, चौथे एलिमेंट का नाम क्या है? 7वां, फिर 7, और फिर पांचवें एलिमेंट का नाम क्या है? 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। एलिमेंट क्या हो गया तुम्हारा, सेट क्या हो गया, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, पूरी हम लोगों ने बात कर ली है इसके बारे में। ठीक है, परफेक्ट। चलो मैं जल्दी से तुम्हें इस क्वेश्चन से बता देता हूँ। तो तुम्हारे सामने एक सेट दे रखा है ए नाम से, कि एक सेट है ए जिसके अंदर ये सारे नंबर्स हैं, है ना। हर बार कोई इंग्लिश में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी ने ऐसा कुछ सोचा होगा और उसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इसको वर्ड में तुम ऐसे बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 11। देखो ये आएगा, नॉन नेगेटिव बोला है तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा, और बोला गया लेस देन 11, 11 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 और 10 पे जाकर रुक जाएगा, राइट। तो ये हमारा ए सेट आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें डिफाइन ही करना है, वरना ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बोलूंगा ए के अंदर ये आपके पास है। अब बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये तुम्हारे सामने ब्लैंक दे रखा है, बोला गया लगाओ, है ना, डजंट बिलोंग्स टू या फिर बिलोंग्स टू का साइन बनाओ यहाँ पर। तो जी बताओ जल्दी से, 4 बिलोंग्स टू ए, बोलो 4 दिख रहा है? हाँ जी हाँ, 4 तो है इसमें। फिर -4, क्या इसमें तुम्हें पूरे सेट में कहीं पर भी -4 दिख रहा है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। फिर 12 कहीं पे दिख रहा है तुम्हें? 12 नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं करता। -12 तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई, जब 10 तक ही गई है कहानी, नेगेटिव तो है ही नहीं कहानी, राइट, तो ये भी नहीं है। 0 दिख रहा है क्या? हाँ 0 दिख रहा है मेरे को, तो ये तो है, ये तो है। फिर 13.6, तो ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा डेसिमल तो इसके अंदर, तो ये भी नहीं है। पाई पाई तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, ठीक है। ई, ये भी कहीं नहीं दिख रहा, देखो ना, कहीं नहीं दिख रहा। 7.8 का बार, 7.8 बार मतलब कि 7.888888 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक तुम्हें जाना है, तो 7.8888 इस टाइप से कहीं पर भी दिख रही है बकवास, कहीं नहीं दिख रही मेरे को ये, तो ये भी इसमें बिलोंग नहीं करती। ठीक है, सिंपल। आई होप से उसमें मजा आया होगा। चलो जी 25th पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, टेल मी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में बताना है। टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, जो मैं पहले से बताया कुछ इस टाइप से होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। ये जो सेट है इसके अंदर टू होगा क्या? या फिर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तुमसे ये बोला क्या दो जो है वो नेचुरल नंबर है, सीधी लैंग्वेज में,
तो जी बिल्कुल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रू। -3 बिलोंग्स टू एन, नहीं, -3 नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। 2.6 नहीं हो सकता, डेसिमल है। 28/7, 28/7 जरा सोच तो लो क्या चीज़ है, 28/7 क्या होता है, 4, क्या 4 एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, करता है, राइट, करता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला 4 जो है वो एन के अंदर नहीं होता है, मैंने कहा नहीं होता है भाई, होता है, तो ये गलत दिखा तुमने। 7.8 जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, इंटीजर का सेट कौन सा होता है, ये होता है अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट, तो इसमें तो कहीं पर भी 7.8 नहीं आने वाला है, तो ये तो इसने गलत दिखाया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 28/7 जो है वो z को बिलोंग नहीं करता, फिर से तुमने गलत कर दिया, क्योंकि 28/7 कितना होता है 4, तो 4 तो बिलोंग करता है z को। फिर 7 बिलोंग्स टू z माइनस, तो 7 बिलोंग्स टू z माइनस क्या चीज़ है, z माइनस आपका कलेक्शन है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स का, यानी कि -1, -2, -3 एंड टिल माइनस इन्फिनिटी, राइट, तो इसमें तो 7 नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, 2 बिलोंग्स टू QC क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स का सेट, तो इरेशनल नंबर है क्या 2, नहीं, तो ये तो गलत लिख दिया इसने। 2 बिलोंग्स टू क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो है, 2 तो रेशनल नंबर है बिल्कुल। फिर क्या बोला गया कि 98/5 जो है वो क्यू के अंदर नहीं है, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, क्यू के अंदर है, ये रेशनल नंबर है। फिर √2 जो है वो आपका इरेशनल के सेट के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर क्या बोला गया 23 की पावर 1/5, हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, और बोला गया कि ये क्यूसी के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो, क्यूसी के अंदर आएगा, ये रेशनल नंबर है बॉस, सॉरी इरेशनल नंबर है। पाए तुम्हारा इरेशनल नंबर है, उसने बोला नहीं है, तो हमने बोल दिया बेटा तुम गलत बोल रहे हो। पाए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल, पाए हमारा डेफिनेटली रियल नंबर तो है ही। 73.6 जो चीज़ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है। फिर क्या है आयोटा, है ना, आयोटा, ये आयोटा होता है, तो आयोटा जो है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, तो ये तुमने गलत लिखा है। 3 + 5 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हमने आई होप सो तुम्हारा थोड़ा दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे इसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, कि बेसिकली हमने सेट को डिफाइन कैसे करना है। तो मैंने तो जो तुम्हें अभी प्रॉब्लम बताई थी ना, ये वाली स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं पे, ये वाली, कि हम ये नहीं बता सकते अभी कि रेशनल नंबर्स को मैं शो कैसे करूंगा, जैसे नेचुरल नंबर हो गया तो उसको मैंने बड़े आराम से शो कर दिया कि यहाँ पे ऐसे लिख दो सिंपल 1 2 3 4, और मैंने ऐसे डॉट डॉट बना के छोड़ दिया, तो लोग समझ गए क्या मतलब है इसका। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें क्या कहते हैं जेड का शो करना है तो तुम इतना शो कर दो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर इसके आगे आ जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। पर हम ये इसको कैसे शो करेंगे रेशनल नंबर को, क्योंकि रेशनल नंबर तो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसको हम डिस्क्रीटली डिफाइन नहीं कर सकते कि 0, फिर मैंने बोल दिया 7/3, फिर मैं बोलूँगा 2/2, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। तो इसलिए फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट एक नया टॉपिक बनाया गया कि इस टाइप की चीज़ों में क्या करना है ना, ये तो चलो नंबर्स में हो रहा है, पर ऐसे तो और भी सेट हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट नाम से एक नया टॉपिक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कि इसमें हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे मोटे मोटे तौर पे, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म, ये एक ही नाम है पूरा, ठीक है, ये बेसिकली एक ही चीज़ के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो ये एक तरीका है, और ये तरीका कुछ नहीं है, जो तुम अभी जितने तरीके से डिफाइन कर रहे थे उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, कि ऐसे करके ना, जैसे नेचुरल नंबर हो गया तो उसको मैंने क्या बोला 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, उसमें हम डेफिनेशन के साथ खेलते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो अभी इस पर बात करते हैं, ठीक है। और इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं इस पर इतना डीप में, मतलब इतना बच्चों वाले लेवल पे जा रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से उठा रहा हूँ चीज़ों को, और उसका बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि आगे जाके ना जब जेई एडवांस या मेंस जो है, जब वो सेट के अंदर कुछ चीज़ घुसा के दे देते हैं तो बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जेई में अगर तुम जेई की कर रहे हो या फिर तुम आईएसआई की कर रहे हो, सीएमआई की कर रहे हो, ठीक है, तो फिर तो क्या हो सकता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ फ़र्क क्या है, कि सेट चैप्टर हो गया, रिलेशन हो गया, इस टाइप की चीज़ों में ना हम लोग ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आगे जाके, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली दूंगा तो वो तुम्हें देखने में लगेगा सिंपल, पर जब भी वो क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप के पेपर्स देते हैं, जेई, सीएमआई, आईएसआई, केवीपीवाई, नेस्ट हो गया, जब भी तुम्हें कॉम्पिटेटिव पेपर में जाते हो तो पता नहीं क्यों वो जान पूछ के तुम्हें इसको सेट के फॉर्मेट में देता है, और बच्चों का सेट जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि वो कभी इतना ध्यान नहीं देते सेट बिल्डर फॉर्म पे और इस सब चीज़ों पे, तो उनका थोड़ा मतलब उनको डर लगता है सेट देखते हुए, जैसे उन्हें लगता है कि क्वेश्चन के अंदर सेट है, तो उन्हें एक उम्मीद तो होती है कि हम कर सकते हैं, पर उन्हें एक डर लगने लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का है, या फिर ये क्वेश्चन तो एलजेब्रा का है, ये क्वेश्चन तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, ये तो सीक्वेंस सीरीज का है, पर इसके अंदर क्योंकि इसने सेट लगा दिया तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा सा हो गया, क्योंकि इसके अंदर करली ब्रैकेट देख के लोगों की हालत खस्ता होने लगती है, तो मुझे ये डर निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये डर बहुत तुम्हें काम करना पड़ेगा तब निकलेगा ये, ठीक है, और मैं सारा काम तुम्हें करा ही दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक ठीक है। तो बस साथ में चलते रहो, बस इसलिए मतलब मैं इतनी मेहनत करा रहा हूँ, बाकी जो बंदा 11 12 का सिंपल सीबीएसई पढ़ रहा है तो उसको तो पीएचडी कराई जाती है इसके अंदर, और वही हम तुम्हें कराने वाले हैं, क्योंकि सेट थ्योरी उसमें पढ़ाई जाती है आपकी 11th और 12th में, है ना, सेट थ्योरी, रिलेशंस और इस सब की चीज़ें, ठीक है, तो वो पढ़ाया जाता है वहाँ पे, पर वो लोग फिर जेई की तैयारी नहीं करते हैं, और जो लोग करते भी हैं तो उनको ऑब्वियसली बात है इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता कि वो जेई के क्वेश्चन कर सकें, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जेई वाला बंदा तुम्हें ये नहीं देगा कभी भी,
ठीक है ना। स्टैक भी बच्चों वाली चीज़ नहीं देता, वो तो मैं ऐसे दे देगा कि ए के अंदर उसने सीधे सीधे ये डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया, भाई साहब ये क्या डाल दिया इसने ये सेट के अंदर, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं डालता हुए। ठीक है ना, स्टैक भी चीज़ें करेगा वो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें करानी पड़ेंगी तुम्हें। तो देखो अभी हम धीरे धीरे डेवलप करने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तुम देखो अपने आराम से। तो हमसे बोला गया ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, 10 पॉजिटिव इवन नंबर्स है। तो पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव में जीरो नहीं आएगा, तो आपका 2 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये हमारे 10 पहले पॉजिटिव इवन नंबर्स हो गए। तो ये जिस तरीके से मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये मैंने सारे एलिमेंट्स को दिखा दिया कि ये मेरे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट दिखा दिया मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे इसी चीज़ को लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल तरीका है लिखने का, कि मैंने ऐसे डिफाइन किया इसको कि मैंने अपना कर्ली ब्रैकेट खोला, मैंने बोला कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनका नाम मैं रख रहा हूँ एक्स। ठीक है, तो आज के बाद से जो 2 है ये भी एक्स है, 4 जो है वो भी एक टाइप का एक्स है, 6 जो है वो भी, मतलब एक्स एक वेरिएबल हो गया ना यार। तो आपका बेसिकली 2 4 6 8 ये सब क्या है, ये सब कुछ वेरिएबल ही तो है एक तरीके से, है ना। मतलब ऑब्वियसली 2 4 6 अपने आप में कॉन्स्टेंट्स हैं, पर जो एक्स है एक्स के अंदर मैं 2 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि इस ए के अंदर जो भी होगा वो एक्स होगा। अब बोला एक्स सच दैट, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, सच दैट, सच दैट एक्स कैसा होगा, ऐसा होगा कि जो एक्स है वो किसी नंबर का 2 टाइम्स है। कोई एक नंबर है n, ये n क्या है, ये n जो है वो n जो ये स्मॉल n है ये n को बिलोंग करता है। इस चीज़ का मतलब क्या हो गया कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जो n है, ये जो n है वो नेचुरल नंबर है, ये बात ये बोलती है। ठीक है, और इस नेचुरल नंबर का अगर मैंने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया ना, 2 टाइम्स एक नेचुरल नंबर का अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका नाम मैंने x दिया है। आपको बोलेगा ये जो n है ये एक्चुअली थोड़ा और बताओ इसके बारे में। तो एक और चीज़ रखिए कि n जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है और वो 10 से या तो छोटा है या फिर बराबर है। तो एक नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं ये सबके सब 10 से छोटे। फिर क्या गया 6 7 8 9, ये 9 जो है ये भी 10 से छोटा है। फिर क्या मैं यहाँ पे 10 भी लूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जो 10 है यहाँ क्या दे रखा है, n इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है बेसिकली कि या तो n 10 से छोटा हो जाए या फिर n जो है वो 10 के बराबर हो जाए। यहाँ लगा है और, मतलब कि या तो n तुम्हारा 10 से छोटा हो जाए, तो 1 n से छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 6 7 8 9 ये सब के सब हमारे 10 से छोटे हैं। और ये वाला जो है ये हमारा 10 के बराबर ही आ गया कि हमारा अगर n 10 हो गया तो वो 10 के बराबर आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे नंबर जो हमारे हैं वो हमारे n हो सकते हैं। अब इनका डबल जो है वो इस सेट का पार्ट है, समझ गए। इनका डबल, 1 का डबल क्या होगा, 1 का डबल क्या होगा, 2 होगा, है ना। 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा, सॉरी 4 आ गया, 4 6 ये क्या होगा 8, इसका डबल क्या होगा 10, इसका डबल क्या होगा 12, इसका डबल क्या होगा 14, इसका डबल क्या होगा 16, इसका 18, इसका 20, राइट। तो ये जो तुम्हारी चीज़ आ गई 2 4 6 8 ये करे तो वही यही तो तुम्हारा यहाँ पर आया था, राइट। पर ये सब चीज़ें मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सिंपल क्या बोला, मैंने कितना सिंपल सी बातों में एकदम अपने आप को समझा दिया। ठीक है, जो सच दैट होता है, ये जो सच दैट मैंने अभी तुमसे बीच में बोला था, इसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम इसको ऐसे डंडे से दिखा दो या फिर तुम उसके लिए 2 कोलन टाइप का दिखा दो, है ना, ऐसे 2 डॉट्स बना दो। तो यहाँ मैंने डंडे वाला नोटेशन यूज़ किया है। x इज सच दैट कि x जो है वो किसी नेचुरल नंबर का 2 टाइम्स है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि n क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू है 10 से। ठीक है, तो अगर किसी ने ये चीज़ लिख दी तो वो इक्वलेंट है इसके, राइट। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब अब तुम्हें पहली बार समझा रहा हूँ तो तुम्हें लगेगा कि यार ये कितना कॉम्प्लेक्स है, पर अभी जब तुम आगे देखोगे ना तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, तुम कहोगे यार ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये तो बकवास तरीका है, कौन सारे एलिमेंट लिखेगा। बल्कि तुम्हें खुद ही आलस आएगा, भाई कौन एलिमेंट बता रहा है यार, सीधे जनरल फॉर्म बता दो, उसकी छुट्टी हो गई। ठीक है, अभी तुम खुद देखोगे इस चीज़ को। तो जैसे लिखा था सेट ऑफ वाउल्स, है ना, वाउल हमारे ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होते हैं AEIOU। तो अगर मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये क्या कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी सिंपल रोस्टर फॉर्मेट हो गया। अगर मैंने सीधे सीधे लिख दिया कि x जो है इसके अंदर x इज सच दैट कि x इज अ वाउल। अब मैं स्मूथ लिख नहीं सकता ना, मैं कुछ छोटे में इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला, x क्या है, तो x एक्चुअल में एक वाउल है, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सिंपल। ठीक है, फिर क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे के सारे इवन नंबर। तो इवन नंबर में सब आ जाता है आपका, 0 2 4 6 8 तो आएंगे, नेगेटिव वाले भी आएंगे, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट है इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा है, रोस्टर फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हमने सब कुछ दिखा दिया इसके अंदर। वो बात अलग है कि डॉट 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 दिखाना पड़ा, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाएगा तो तुम सारे होना लिखते रहोगे। अब इतनी बड़ी बात को मैं इतने छोटे में लिख सकता हूँ अगर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, सेट बिल्डर के अंदर तो तुम्हें सिर्फ ये चीज़ नोटिस करनी है कि x को मैं डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट, ये सच दैट मैंने दूसरी नोटेशन यूज कर ली यहाँ पर कि x इस तरीके से डिफाइन किया गया है सच दैट कि x जो है वो 2 टाइम्स है एक इंटीजर का। इंटीजर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि n जो है वो दे रखा है कि n जो है वो z पे बिलोंग करता है, z के सेट में बिलोंग करता है, यानी कि n तुम्हारा क्या है, n तुम्हारा इंटीजर है।
ठीक है, तो अगर n एक इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर का डबल कर दो। अरे देखना यार, यहाँ पे अगर तू ले ले 0, यहाँ लिखा है 1 2 3 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, फिर आपका -1 -2 -3, है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा z का सेट है। ठीक है, तो तुमने क्या बोला है 2 टाइम्स n, तो जितने भी नंबर्स के अंदर है उन सबका डबल कर दे। 0 का डबल कितना होता है 0, 1 का डबल कितना होता है 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल कितना होता है 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे 4 होगा, उसका डबल कितना होता है 8 होता है, एंड सो ऑन। फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा -2, इधर क्या आएगा -4, इधर क्या आएगा -6, एंड सो ऑन टिल दिस वन। तुम देख सकते हो ये जो सेट लिखा हुआ है और ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो हमारा काम बहुत हद तक छोटा कर देता है। मतलब इतना सब शो करने से अच्छा है मैं सीधे बस इतनी प्यारी सी चीज लिख के भाग जाऊंगा कि एक्स क्या है मेरा, सिंपल डबल है किसका, एक इंटीजर का, सिंपल। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके अंदर, है ना, तुम्हें साथ 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 मतलब मेरे साथ साथ करना इस चीज़ को। ठीक है, मतलब मैं फिर से वो बोल रहा हूँ, इसमें आलस मत दिखाना, क्योंकि आगे जाके जब जेई तुम्हें कुछ खतरनाक या फिर तुम्हें आईसीएसई में कुछ खतरनाक बना के दे देगा सेट के अंदर ही, तो तुम रोते रहोगे यार कि मैंने इस टाइम पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि रोस्टर फॉर्मेट इतना सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और मैं इतना अपना टाइम वेस्ट करता रहा, है ना, कि भाई पढ़ लेता उस टाइम पे सेट बिल्डर फॉर्म इस टाइप की चीज़ें, तो भले में रहता मैं। ठीक है, तो चलो मैंने एक टाइप ऑफ वैरायटी दिया कि डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, कि तुम्हें यहाँ पे सेट दे दिया है जिसमें उन्होंने ऐसे बोला सेट ऑफ ऑल लेटर्स इस टाइप से, और तुम्हें इसकी रोस्टर फॉर्मेट लिखनी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप पहले ट्राई करके देखो, मैंने कितने क्वेश्चन लिए सिर्फ इसी में, 19 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ इसी बात के ले लिए। चलो आ जाओ करते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, लेट्स से एस बोल दिया मैंने इसको, इसके अंदर क्या होंगे भाई, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर क्या क्या लेटर्स हैं, यू है, एन है, आई है, वी है, ई है, आर है, एस है, इसके बाद एक बार फिर से ई है। तो चलो मैं यहाँ पे मैं यहीं पे एक पॉइंट लिखवा देता हूँ कि सेट के अंदर कभी भी अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, कभी भी अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ई देख रहा हूँ तो ये ई मैंने 2 बार लिख लिया, तो सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो UNIVRSE, पर इसका आंसर ये भी हो सकता है, अगर तुम 2 बार ई लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ऐसा कोई शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसका सिंपल आंसर देंगे, कंसाइज आंसर ये होगा इसका रोस्टर फॉर्मेट के अंदर। इसमें क्या होगा, ऑल वाउल्स। ठीक है, हमारे को इसमें वाउल्स ढूंढने हैं एलजेब्रा के अंदर, तो AEIOU ढूंढने, तो मैं ए, ठीक है ए आ गया, फिर एल तो नहीं है, जी भी नहीं है, ई है ना, फिर बी भी नहीं है, आर भी नहीं है, ए है। ठीक है, अब ए 2 बार आ गया तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 2 बार आ गया तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल क्या बोलो, ए कॉमा ई। ठीक है, फिर क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ के अंदर बोलेंगे भाई नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, खत्म बात। 7 से छोटा होना चाहिए, तो बस यही आएंगे। फिर क्या बोला गया, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। ओके, तो अब इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, इंटीजर्स के स्क्वायर निकालने हैं, तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। फिर हमारे पास होता है -1 -2 -3 एंड दैट इज ऑल्सो टिल माइनस इन्फिनिटी। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, फिर इसके आगे क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, समझ में आ गई बात, राइट। ठीक है जी, परफेक्ट, ये इन्फिनिटी तक ऐसे जाने वाला है। ठीक है, अच्छा -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है 1 ही होता है, -2 इंटू -2 कितना होता है 4 होता है, -3 इंटू -3 कितना होता है 9 होता है। तो तुम्हें देखने लग गया होगा कि ये 0 लिखा है, ये 1 और 1 लिखा है, ये 4 और 4 लिखा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर, ये सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स को कैसे शो करने वाले हैं, ये अगर रोस्टर फॉर्म में पूछा गया तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 0 1 4 9 16 25 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, वैसे इसको दिखाने का ये परफेक्ट तरीका नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा आर्ग्यू कर सकता है कि 0 1 4 9 16 उसको हमारा पैटर्न नहीं समझ में आना है ना। मतलब तुम्हारे सामने मैं सिंपल ये लिख देता कि 0 1 4 9 और आपका 16 25 और मैं छोड़ देता डॉट डॉट और मैं ऐसे बोल देता ये, है ना, और मैं फिर पूरा अपना कुछ मैथ्स लगा दूँ इसके अंदर, तो बच्चा हो सकता है ये ना समझ पाए कि ये एक्चुअल में किसका सेट है। तो इसको इस टाइप की चीज़ों को सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिखाना चाहिए कि मुझे लिखा हुआ होना चाहिए कि एक्स जो है वो ऐसा है कि उसमें इंटीजर का स्क्वायर हो रहा है। अगर ये चीज़ पहले से लिखी हुई होती है इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आ जाता, rather देन कि मैंने ऐसे लिखा इसको। पर जो भी अभी अगर उसने मुझे दिया है तो अब उसने, अरे यार ये क्या हुआ, अगर उसने मुझे दिया है तो फिर मैं उसको फॉलो तो करूंगा ही कि अभी मुझे रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है तो मैं रोस्टर फॉर्मेट के अंदर ही लिखूंगा। अब देखते हैं अब क्या बोला है। अब बोला एक्स इज सच दैट कि एक्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 बेसिकली नेचुरल नंबर है, सीधे सीधे बोले तो। एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, डिवाइजर ऑफ 9 यानी कि 9 का फैक्टर है। 9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 9 के फैक्टर होते हैं 1, फिर क्या होता है 3 और फिर क्या होता है 9, सिंपल, बस ये 3 फैक्टर होते हैं इसके। तो ठीक है, तो वो एक डिवाइजर होना चाहिए और वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या 1 3 9 नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। तो इसको हम रजिस्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 1 3 9। तो सोच के देखो, मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, ये ज़्यादा सिंपल नहीं तरीका लिखने का। तो कई बार ऐसा होगा, कई बार रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल हो जाएगा, कई बार आपका वो वाला फॉर्म ज़्यादा सिंपल हो जाएगा सेट बिल्डर, ये तो डिपेंड करता है। अब बोला एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो इसके अंदर क्या कहेंगे, PROP, सिंपल तरीका है, जो ऊपर पूछा था ना उसने
कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ दिस वन, तो ये फैंसी तरीका है सेम चीज़ को पूछने का। तो हम क्या बोलेंगे, पी आ गया एक, तो फिर आर आ गया, फिर हमारे पास ओ आ गया, और फिर से पी है तो हम नहीं लिखेंगे, फिर से ओ है फिर से नहीं लिखेंगे, फिर से आर आ गया फिर से नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ गया टी, फिर क्या है आई, फिर क्या है ओ, फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ एक बार इंक्लूड कर चुके, फिर एन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमसे बोला गया है x इक्वल्स टू एन बाय एन स्क्वायर प्लस वन है। अच्छा जी, x को बोला गया है एन बाय एन स्क्वायर प्लस वन, और बोला गया एन जो है वो मेरा 1 से 3 के बीच में हो सकता है, या फिर देखो इसका क्या मतलब है, जब मैंने तुमसे बोला 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एन, और फिर बोला गया लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो है या तो वह n से छोटा हो सकता है, या तो ये वाली बात होगी कि 1, देखो ऐसे समझो इसको, बल्कि नंबर लाइन में देखो, ये 0 है, तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तुम्हारा n जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी बोल देगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, बहुत बढ़िया, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या क्या हो सकता है वो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस टाइप से। पर उन्होंने बोला है n जो होगा या तो वो 3 से छोटा होगा या फिर वो 3 के बराबर होगा। अब 3 से छोटा यानी कि 3 से छोटा यानी कि या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, पर उसने ये भी बोला है कि 3 के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, 3 के बराबर भी हो सकता है तो 3 भी इंक्लूड होगा। फिर बोला है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा तो सिर्फ 2 ही बचता, पर उसने ये भी बोला कि 1 के बराबर भी हो सकता है, तो 1 भी इंक्लूड हो गया। तो 1 2 3 यानी कि तुम्हारा n जो है, तुम्हारा जो n है, जो तुम्हारा n है वो 1 2 3 हो सकता है ना। n क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। अगर n 1 हो गया तो x क्या होगा, है ना, जो x हमें एक्चुअल में इंक्लूड करना है, यानी कि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स कि 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2। फिर तुम्हारा जो है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स कि 2 अपॉन ये हो गया 4 प्लस 1, दैट मीन्स कि 2 अपॉन 5। फिर अगर मैं 3 ले लूँ n तो क्या आएगा आंसर, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1, दैट मीन्स कि 3 अपॉन 10। तो अब मेरा जो सेट है उसके अंदर n है या x है, मेरे सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x है, तो मैं ये तीन मेरे सेट के एलिमेंट हो गए। तो अगर इस सेट को मैं s बोल दूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 2/5 एंड देन आपका 3/10। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको हमने ऐसे लिखा रोस्टर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब सोचो तुम्हें ये देखने में भी डर लग रहा होगा और ये देखने कितना सिंपल है। अब ऐसे ही मुझसे बोला गया है x बिलोंग्स टू z है। ठीक है, x बिलोंग्स टू z यानी कि x हमारा इंटीजर है और x का स्क्वायर जो है वो b से छोटा है। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, अगर वो इंटीजर है, देखो भाई 0 या तो 1 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा। भाई देखो आपके इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर इसके नीचे -1 -2 एंड सब। अब उनका x का स्क्वायर करना है, बेसिकली इन सबका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, -1 हो चाहे 1 हो, दोनों का स्क्वायर कितना होता है 1, -2 हो चाहे 2 हो, दोनों का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 और -3 दोनों का आंसर कितना आएगा 9, फिर क्या आता है 16, फिर क्या आता है 25 एंड सो ऑन। अब उसने बोला एक्स स्क्वायर जो है ये 20 से छोटा होना चाहिए, 20 से छोटा यानी कि आपका 16 से, राइट, क्योंकि 25 तो आएगा नहीं, 25 16 से 20 से छोटा तो होता नहीं है, तो ये सारे हटा दो। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, 0 1 4 9 16। ठीक है, तो ये मेरा सेट हो गया। ठीक है जी, 9 पे आ जाते हैं। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो नेचुरल नंबर है और इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो अब 18 जो है इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, तो 18 है तो हम 18 को लिख सकते हैं 1 इंटू 18, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, या फिर हम सकते हैं इसको 3 इंटू 6, या फिर हम इसको 4 में तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, है ना, 4 में नहीं लिख सकते, 5 में नहीं लिख सकते, तो फिर 6 इंटू 3 ही लिखना पड़ेगा, यानी कि यही इसके सारे के सारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 18। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया इसका, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया, इसका आंसर ये हो गया। एक्स इज एन इंटीजर और फिर बोला एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 0 है, यानी कि बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, सीधे सीधे बोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। अब एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, हमें पता है यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है, या तो 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या फिर -3 डाल दो, -3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9 होता है। अच्छा, क्या ये 3 और -3 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, तो बस यही आंसर हो गया, एस इक्वल्स टू या तो 3 या -3, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला था, एक्स एक तो इंटीजर होना चाहिए, दूसरा अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूं, अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूं तो 9 आ जाए, तो ऐसे तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो 3 या तो -3। फिर हो गया एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 जो है वो 1 के बराबर है एक्स प्लस 1 जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 0। भाई अगर 1 1 कट गया तो एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब एक्स इक्वल्स टू 0 क्या इंटीजर है, हाँ जी है, तो इसका सेट का आंसर कितना हो गया, एक्स इसके अंदर 0। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट, देखिए हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो क्या इसमें डरने वाली क्या बात है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है सिर्फ। इनफैक्ट इसको हम आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, आगे आगे देखेंगे। फिर क्या है, फिर बोला क्या, अच्छा हर बार एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, मैंने सिंपल ये बोला कि वाई लिखा हुआ है, मैं बोल दूँ वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 5, और y जो है वो एक इंटीजर है। इसका क्या मतलब हो गया कि y प्लस 5 5 के बराबर है, यानी कि 5 और 5 कट गया, यानी कि y जो है वो 0 के बराबर है, और अच्छा y जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो क्या 0 एक इंटीजर है, हाँ जी है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया, p एक प्राइम नंबर है और p एक नेचुरल नंबर भी है, और p जो है वो 10 का डिवाइजर भी है, तो 10 के पहले फैक्टर बता दो जल्दी से।
10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है और हमारा 10 हो सकता है। ठीक है, अब मुझसे बोला गया कि पी इनका डिवाइजर है, तो हमने देखा ये अच्छा। फिर क्या बोला गया, पी एक नेचुरल नंबर है, तो 1 2 5 10 ये सब के सब नेचुरल नंबर है। फिर बोला है पी इज अ प्राइम नंबर। अब मैंने ये चेक करा था मैं, 1 क्या प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। 2 प्राइम नंबर होता है, हाँ जी होता है। 5 प्राइम नंबर होता है, हाँ जी होता है। 10 होता है, नहीं होता है। तो मेरा जो सेट होगा उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर सिर्फ ये वाले होंगे। तो इस सेट का आंसर कितना हो गया, 2,5। ठीक है, परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, 14 में बोला गया है ए स्क्वायर माइनस 25 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, इनफैक्ट पता है सही बताऊँ तो मैं एक पॉइंट के बाद ये लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, तुमसे वो डायरेक्टली ये बोल देगा कि इस सेट के अंदर ये है ए स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें सीधे दिमाग लगाना पड़ेगा, जो इसका आंसर आएगा वही सेट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो जल्दी बताओ, ए स्क्वायर माइनस 25 मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है, यानी कि आंसर क्या हो गया, यह तो 5 या फिर -5। -5 का स्क्वायर करेगा तब भी 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करेगा तब भी 25 ही आएगा। तो इस सेट का आंसर क्या हो गया, 5 या फिर -5। अगर वो यहाँ पे ये और लिख देता, जैसे यहाँ उसने ए लिख रखा है, ठीक है, अब वो यहाँ एक और चीज़ लिख देगा कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने उसने ये लिख दिया और फिर यहाँ पे स्टेप से सेट कंप्लीट किया। तो अगर अब मैं बोलूंगा तो अब मेरे पास आंसर क्या आया था, 5 और -5, पर -5 नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक नेगेटिव नंबर है, तो बस 5 ही इसका आंसर हो जाता। तब इसका आंसर कितना होता, तब इसका आंसर होता सिंपल सा 5, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है। ठीक है, परफेक्ट। 15 पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्या बोला गया है, बी एक इंटीजर है, बी इज एन इंटीजर, और बोला गया बी जो है वो -1/2 और 9/2 के बीच में। अच्छा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हम सोचे -1/2 क्या होता है, -0.5। ठीक है, 9/2 यानी कि आपका 4.5। तो बी एक इंटीजर है, तो इनके बीच में कौन कौन से आएंगे भाई, -0.5 यहाँ लिख लो, चलो ये लिख लो -0.5। यहाँ होगा कहीं -5 -1, यहाँ होगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 और फिर 4 के आगे आ रहा होगा 4.5। तो ये 4 और आपका -0.5, इनके बीच बीच में कौन से इंटीजर है, एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो बी जो होगा वो ये हो सकता है, राइट। तो इस सेट का आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका या तो 0 1 2 3 या फिर 4, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखें जरा क्या चीज़ दे रखी है। आगे बोला है एक्स जो है वो आपका 1/2n-1 है, और एन जो है वो 1 से 5 के बीच में है, या फिर 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। जब भी वो तुम्हें ऐसे बोलेगा तो उसका मतलब है एन जो है या तो वो 1 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या फिर इसके बीच का कुछ हो जाए। तो एन क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें डाल के देख लो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1/2 - 1, यानी कि 1/1। सिंपल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर दूसरा एक्स क्या हो सकता है, अगर तुम इसमें 2 डाल दोगे, चलिए लिख देते हैं x1। x1 मतलब क्या हो गया, अगर तुमने n की जगह पे 1 डाल दिया, अगर तुमने n की जगह पे 2 डाल दिया तो ये हो जाएगा x2। तो x2 कितना होगा, 1/2 × 2 यानी कि 4, 4 - 1 3। फिर x3 कितना होगा, x3 होगा अगर इसमें मैं 3 डाल दूंगा यानी कि 1/6 - 1 यानी कि 1/5। फिर x4 क्या होगा, अगर तुम इसमें 4 डाल दोगे यानी कि 1/7। ठीक है, फिर x5 क्या होगा, 1/9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1/3 1/5 1/7 1/9। ठीक है, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में बोला गया एक्स स्क्वायर जो है वो 10 से छोटा है, एक्स स्क्वायर जो है वो 10 से छोटा है, ओके। और बोला गया एक्स जो है वो एक इंटीजर है। तो अब मुझे फिर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, फर्जी क्वेश्चन है बल्कि ये तो। भाई अगर एक्स इंटीजर है तो क्या क्या स्क्वायर आते थे, 1 आता है, सॉरी 0 आता है, 0 का स्क्वायर, फिर 1, फिर 4 आता है, फिर 9 आता है, फिर 16 आता है, फिर 25 आता है एंड सो ऑन। पर यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर जो है या तो वो 10 से छोटा हो जाए या फिर वो 10 के बराबर हो जाए। अब मुझे अच्छे से बताइए, अगर एक्स इंटीजर है तो इसमें कहीं पर भी 10 तो आने नहीं वाला है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो कभी भी 10 के बराबर तो नहीं होगा। पर उसने ये तो बोला नहीं कि हमेशा 10 के बराबर ही होना चाहिए, उसने बोला या तो एक्स स्क्वायर 10 के बराबर हो जाए या फिर एक्स स्क्वायर जो है वो 10 से छोटा हो जाए। अगर एक्स स्क्वायर 10 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 1 या फिर 4 या फिर 9। 16 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से छोटा चाहिए अपने को सिर्फ। तो इस सेट का आंसर कितना हो गया, इस सेट का आंसर हो गया 0 1 4 9, खत्म बात। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 18 में बोला गया है कुछ अलग टाइप का दिया है, ए एन बोला गया है, और बोला गया है एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर बोला गया है an+1 जो है वो 3an के बराबर है, अच्छा। और a1 जो है वो 1 है। भाई साहब क्या चीज़ दे दी है, देखो a1 जो है वो 1 है, ठीक है, परफेक्ट। फिर बोला गया कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर बोला है कि an+1 जो है वो बराबर है 3an के, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर n = 1 डाल दिया तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1+1 यानी कि a2। ठीक है, a2, ठीक है, और a2 है और फिर ये 3an है, यानी कि अगर तुमने इसमें n = 1 डाला है तो ये बन गया 3a1। सही बात है। क्या मुझे a1 पता है, मुझे a1 पता है, a1 कितना हो गया 1, तो 3 × 1 आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैंने इसमें n = 2 डाल दिया तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2 + 1 3, यानी यहाँ आ जाएगा a3। a3 किसके बराबर होगा, 3। तुमने 2 डाला है तो a2 आ गया यहाँ पे, a2। क्या मुझे a2 पता है, हाँ जी मुझे a2 पता है। a2 कितना है, 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं। अगर मैंने इसमें n = 3 डाल दिया तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर a4, और यहाँ मिलेगा 3 × a3, और ये हो जाएगा 3 × 9
9, और आंसर कितना मिलेगा मेरे को? आंसर मेरे को मिलने वाला है 3 इंटू 9 दैट इज 27। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 क्या होगा? a5 किसके बराबर हो गया? 3a4 के। ठीक है, दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 एंड दैट वुड बी 3 7 कितना होता है? 3 7 63 होता है, नहीं 3 7 21 होता है, यानी कि यहाँ पे आ गया 81। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मुझे सेट के अंदर एक्चुअली इंक्लूड क्या करना है? मुझे सेट के अंदर इंक्लूड करना है ए एन को। तो ए एन तो कुछ नहीं है, मतलब एन यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी कि तुम्हें क्या इंक्लूड करना है? ए वन को, फिर ए टू को, फिर ए थ्री को, फिर ए फोर को, फिर ए फाइव को, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, यानी कि ए के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इस टाइप से करके। ठीक है, तब ए वन क्या चीज़ है? तो ए वन मेरे पास 3 है, ए टू क्या है? ए टू 9 है, ए थ्री क्या है? तो ए थ्री 27 है। इनफैक्ट मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ए वन तो 1 था ना, तो ए वन क्या है? 1। ए टू क्या है? 3। ए थ्री क्या है? 9। इसके आगे क्या है? 27। इसके आगे क्या है? 81। क्या तुम समझ गए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है? इसमें पैटर्न ये हो रहा है, इसमें पहले यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। बेसिकली हर एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे आगे भी पूछूंगा तो तुम आगे बता सकते हो। इनफैक्ट हम इसको अभी आगे जाके पढ़ेंगे भी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ये एक्चुअली में जीपी है, बहुत ही सिंपल सा जीपी है। ठीक है, तो ये कितना सही तरीका है यार कि उसने तुम्हें ये दे दिया, मतलब क्या खतरनाक सा उसने रिलेशन दिया तुम्हें। इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, कि वो तुमने एक रिलेशन के फॉर्मेट में उसने तुमसे पूरी एक सीक्वेंस निकलवा लिया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है बेसिकली ये तुम्हारा ये आंसर है इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनल इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो गया हमारे पास 1 3 9 27 81 एंड द पैटर्न गोज ऑन। राइट, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब देखो ये जो इसका छोटा भाई है यहाँ लिखा हुआ है, ये तुम अपने आप ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा सेट बन गया यहाँ पर, जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, ये जेई में आया हुआ है ये वाला तो। अच्छा एक और चीज़, मैं इसी चीज़ को ना मैं ऐसे भी शो कर सकता था। जैसे मेरे पास क्या था? 1 3, फिर क्या आया था मेरे पास? 9 27 81 एंड सो ऑन। राइट, तो इसको मैं शो कर सकता था, 1 को शो कर सकता था 3 की बार 0, 3 को कर सकता था 3 की बार 1, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 ये है, फिर 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, 81 क्या होता है? 3 का 3 की बार 4, फिर इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा आपके पास 343 आएगा, 243 आएगा जहाँ तक है। हाँ 243 आना चाहिए, तो वो हो जाता है 3 की पावर 5। अगर तूने इसको ऐसे लिख दिया ना तो बच्चा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब, क्योंकि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, अब कोई भी देख के बता देगा इसके आगे क्या आएगा? 3 की पावर 6, फिर क्या आएगा? 3 की पावर 7 एंड सो ऑन। तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये तुम्हें एक पैटर्न लिख के दे रहा है। यहाँ पे तुम्हें पैटर्न सोचना पड़ेगा, यहाँ पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। राइट, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर किया जा सकता है। चलो अब इस वाले को करते हैं। तो फिर से कोई बोला गया कि ए एन इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते एन तुम्हारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ए एन प्लस टू जो है वो कुछ इस चीज़ के बराबर दे रखा है। अब बोला गया कि A1 भी 1 है और A2 भी 1 है, यानी कि हमारे पास एक तो A1 1 है, फिर मेरे को A2 भी 1 दे रखा है। अब मेरे दिमाग में आएगा A3 क्या होगा? तो मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया। अगर तुम इसमें 1 डाल दोगे तो 1 प्लस टू कितना हो जाएगा? 3। तो मैंने n इक्वल्स टू 1 डाल दिया अपने रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A, ठीक है ना, ए और 1 डाला, तुमने दिया जाएगा A2 प्लस A1, जिसकी वजह से कितना हो गया? 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आज के टाइम में मुझे A3 पता है। अब A4 कितना होगा? तो इसमें अगर मैं n इक्वल्स टू 2 डाल दूँ तो 2 प्लस 2 A4 हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू अगर तुम 2 डाल दोगे तो यहाँ आ जाएगा A4, तो ये बन जाएगा, देखो A4 है तो ये क्या आ जाएगा भाई? 2 डाल दो, 3 बन गया ये, तो ये बन गया A3 प्लस A2। बेसिकली हो क्या रहा है? A3 ने क्या करा? अपने दो पहले वालों से जोड़ लिया। A4 क्या कर रहा है? A3 और A2 को जोड़ रहा है। तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा अब A5 को देख लेते हैं। A5 ने क्या करा? बहुत सही काम करा उसने। A5 वाले ने A4 और A3 को जोड़ दिया। देखो ना A5 यानी कि क्या करा तुमने? n इक्वल्स टू 3 डाल दिया इसके अंदर। अगर तुमने इसके अंदर n इक्वल्स टू 3 डाल दिया तो ये बन गया ना A3 प्लस 2, बेसिकली A5। और ये क्या बन गया? AN प्लस 1, यानी कि अगर तुमने इसमें 3 डाला है तो A4 प्लस A3। राइट, तो A4 प्लस A3 यानी कि तुमने अपने पहले दो वालों को जोड़ा है, यानी कि 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, एंड सोनी आगे तक जाने वाला है। तो इसमें सीक्वेंस क्या बनेगा? पहला क्या है? A1 क्या है? 1। A2 क्या है? 1। A3 क्या है? A3 क्या है? A3 2 है। A4 क्या है? 3। A5 क्या है? 5। A इसके आगे क्या होगा? A6 क्या होगा? A6 क्या होगा? इन दोनों का सम यानी कि आएगा 8 आएगा। फिर A7 क्या होगा? इन दोनों का सम यानी कि 8 प्लस 5 13। फिर इसके आगे क्या आएगा? इन दोनों का सम दैट वुड बी 21। फिर इन दोनों का सम दैट वुड बी 34, है ना, एंड सो ऑन ये ऐसे जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, जिसमें कि कुछ नहीं हो रहा होता, ये दो एलिमेंट्स हर बार जुड़ रहे होते हैं हर बार। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको जीरो से भी शुरुआत कर सकता था। देखो अगर तुम जीरो ले लो, जीरो का आगे तुमने लिया 1, तो जीरो 1 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 1 और 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 और 3 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, एंड सो। ये फिबोनाची सीरीज हमारी होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। राइट, तो आई होप तो मज़ा आया होगा, ये वाले तुम्हें करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी थी ये वाली।
चलो बढ़िया। चलो यार मैं काम करता हूँ इसमें थोड़ा तुम्हारे शायद कॉन्फिडेंस कम आया होगा और मज़ा ज़्यादा ज़्यादा आया होगा। तो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप के 18 और 19 के आगे। चलो अभी यहाँ तो मैंने पहले लिख लिए हैं, चलो यहाँ लिख लो 35 और 36 मैं पहले लिख दे रहा हूँ और फिर तुम्हें करने हैं वो दोनों क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और वो दोनों क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं आपके ISI के अंदर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑल अराउंड इंडिया फॉर प्योर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और तुम्हें इसको सॉल्व करना है। करो भाई, सॉल्व करो इसको। आई होप सो तुमने इसको ट्राई किया होगा। तो पहले तो हम ये समझेंगे नोटिंग क्या दे रखी है। उसने बोला है AN नाम की जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस सेट के अंदर होंगी। पहली चीज़ तो ये। तो क्या है इसके अंदर यार? तो देखो कई लोगों को डर इस बात से लग रहा होगा, इस वाली चीज़ से, ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर, उन्हें लग रहा है कि सेट के अंदर एक और सेट दे दिया है। ठीक है, पर तुम इसको ऐसे समझो ना कि अभी हम लोग जो कर रहे थे, ये जो उन्होंने ऊपर किया, जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये n बिलोंग्स टू जो मैंने नेचुरल नंबर लिखा है ना, तो इसका यहाँ पे क्या है इसका मतलब, भाई नेचुरल नंबर को अगर मैं खोल के लिख दूंगा तो ये तो मतलब है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है कि नहीं है? तो मैंने बोल दिया AN और फिर मैं बोलूंगा n बिलोंग्स टू दिस सेट, तो उसका सीधे सीधा मतलब ये बनेगा कि n एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे सेट के अंदर सेट नहीं लिखा गया है। अगर मुझे सेट के अंदर सेट लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ ना कि मैंने ऐसे लिखा कि A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E, लेट्स से मेरा ये एक सेट है। ठीक है, अगर मैं इस सेट के अंदर एक और सेट लिख रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा जैसे A कॉमा B कॉमा C, और अब मैं इसके अंदर एक सेट इंक्लूड कर ले रहा हूँ D कॉमा E। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया लेट्स से कुछ भी, चलो XYZ कुछ भी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, एंड ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ये पावर सेट के अंदर अभी हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम देखेंगे सेट के अंदर सेट। ठीक है, यहाँ पर ये सेट के अंदर सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसने मुझे बस ये बताया एन की मुझे करेक्टरिस्टिक बताई गई है ना, एन के बारे में मुझे बताया गया है, उसके करेक्टर बताया गया कि एन क्या है, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं नीचे देखता हूँ अपने वाले में, ये क्वेश्चन ISI में आया हुआ है। ठीक है, बहुत पहले आया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि n जो है वो नेचुरल नंबर तो है ही, पर यहाँ पर एक जीरो और दे दिया उसमें, देखो ना 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक जीरो भी दे दिया। यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली उसने ऐसे बोला होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, तो उसने इसको इस तरीके से लिखा है कि तुम्हारा n ये हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही जाओगे। तो उसने AN बोला, यानी कि AN मतलब कि इस सेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, जीरो से शुरू होगा, यानी कि इसके अंदर A0 हो सकता है, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, A4 हो सकता है, एंड सो ऑन, ये हमारे होंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर उसने मुझे क्या बोला है, उसके बाद उसने मुझे ये चीज़ दे दी है कि AN जो है वो बराबर है AN-1 AN-2 प्लस 1 के, और बोला गया कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ उसने मुझे दे रखी थी, एक मिनट रुक जाओ, उसने मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दे रखी थी जो मैं यहाँ लिखना ही भूल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो लिखना ही भूल गया। उसने मुझे ये भी दे रखा है कि A0 और A1 जो है वो दोनों के दोनों 1 है। ठीक है, हाँ जी अब सही है, आओ। तो अगर अब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये दे रखा है कि A0 जो है वो 1 है, A1 जो है वो 1 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली A2 की रिक्वायरमेंट है, राइट, क्योंकि इस सेट के अंदर क्या क्या आएगा, A0 A1 A2 A3 A4 ये सब चाहिए, राइट। तो A0 मेरे पास है, A1 मेरे पास है, अब मेरे को A2 चाहिए। अब मैं इस वाले को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दे रखा है कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि n क्या क्या हो सकता है, n तुम्हारा 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। तुम बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि n जो है वो 0 1 2 3 4 है, और अब यहाँ बोल रहे हो कि n ग्रेटर देन 1 है। मैंने कहा ना 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 ना, वो सिर्फ इस रिलेशन के लिए यहाँ पे दे रखा है कि इस रिलेशन के अंदर मैं n ग्रेटर देन 1 डाल सकता हूँ, यानी कि इस रिलेशन के अंदर तुम n इक्वल्स टू 0 या फिर 1 नहीं डाल सकते। और उसका सिंपल सा कॉमन सेंस है, अगर तुमने इसमें 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा A0, यहाँ आ जाएगा 0-1, यानी यहाँ हो जाएगा A-1, यहाँ हो जाएगा A-2। अब तुम खुद सोच के देखो ना कि ये तो नंबर ऑफ टर्म है ना, कि A0 A1 A2 की जीरो तो टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये -1 तो टर्म तो कुछ होता ही नहीं है ना, ना -2 तो टर्म कुछ होता है, राइट। तो इसलिए हम इसमें 0 नहीं डाल सकते और 1 भी नहीं डाल सकते। ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो मैं इसमें सीधे सीधे 2 डाल देता हूँ। तो जब मैंने इसमें 2 डाला, ठीक है, A2, तो यहाँ क्या आ जाएगा A, ये क्या है भाई 2-1 यानी कि 1, फिर ये क्या है 2-2 यानी कि A0, यहाँ आ गया +1, राइट। अब मुझे पहले से पता है कि A1 A0 क्या है, दोनों के दोनों 1 है, तो 1 × 1 +1, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया 2, राइट, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। सिमिलरली अब मेरे पास है यहाँ पे A3। ठीक है, तो A3 क्या है, तो A3 के बारे में उसने मुझसे बोला है कि A3 जो है वो होगा हमारे पास A2 A1 +1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं n इक्वल्स टू 3 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो A2 A1 +1। बेसिकली तुम समझ गए कि अगर A2 है तो उससे पहले वाले दो का मल्टीप्लिकेशन और उसमें एक जोड़ दो, अगर A3 है तो उससे पहले वाले दो का मल्टीप्लिकेशन और उसमें एक जोड़ दो, राइट। तो 2 × 1 कितना आ गया 2, और फिर 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। फिर बोला गया A4, तो A4 क्या होगा, A4 होगा A3 × A2 +1, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6, 6 + 1 7 एंड सो ऑन।
ठीक है, अगर अब मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ तो क्या आएगा, A0 में क्या आएगा 1, फिर A1 की जगह पे क्या आएगा 1, फिर A2 की जगह पे क्या आएगा, A2 की जगह पे आएगा 2, फिर A3 की जगह पे कितना आएगा 3, फिर A4 की जगह पे कितना आएगा 7 आएगा, और ये गाड़ी चलती जाएगी। तो यार इसका तो हमने कुछ करा नहीं इसमें, है ना, इसमें तो ऐसा कुछ महान हुआ नहीं। तो उसने एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, मैं तो बताऊँ उसने एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था ISI ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था उसने। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ उसने क्या पूछा था। एक मिनट, मैंने पॉज कर रखा था, क्या कर रखा था। तो अब क्या बोला गया इसमें, अब मुझसे बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने क्या देखा है, अभी हमने देखा था सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया था। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आंसर, जैसे कि तुम्हारा गलत ना हो जाए। तो x इक्वल्स टू 1/n, अब बोला नेचुरल नंबर्स है तो हम क्या बोल देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर बोला था सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि x बिलोंग्स टू, है ना, सॉरी x बिलोंग्स टू कह रहा हूँ, x को मैंने ऐसे डिफाइन किया गया है कि x मेरा ऑड होगा। ऑड की फॉर्मेट क्या होती है नेचुरल नंबर्स के लिए, 2n-1, और n तुम्हारा क्योंकि इसने नेचुरल नंबर बोला है तो n क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। फिर बोला गया है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो x को ऐसे डिफाइन किया जाए कि वो हमारा 2n फॉर्मेट में लिख दिया जाए, है ना, तभी वो इवन होगा, पता है हमें पहले से, तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। फिर बोल गया ऑल इंटीजर्स हुज क्यूब इज एन इवन इंटीजर, तो ये मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कि अगर x क्यूब दे रखा है दैट मीन्स कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ दोबारा जैसे कि तुम्हें रिवाइज हो जाएगी, ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि अगर x क्यूब तुम्हारा है x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स कि अगर ये ऑड हो गया तो हो जाएगा ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, अगर इवन हो गया तो क्या हो जाएगा इवन इंटू इवन इंटू इवन। अब हमें पता है ऑड इंटू ऑड क्या होता है ऑड, फिर ऑड इंटू ऑड कितना हो गया कि फिर से कितना आंसर आ गया ऑड, पर हमें पहले से पता है कि एक्स क्यूब का आंसर कितना आएगा इवन आना चाहिए, उसने मुझे पहले ही रखा है कि वो इवन है, तो इसका मतलब सिर्फ यही आंसर बचता है क्योंकि इवन इंटू इवन कितना होता है इवन, और फिर इवन इंटू इवन कितना हो जाएगा फिर से इवन, राइट। तो दैट मीन्स कि एक्स क्यूब मेरा अगर इवन है दैट मीन्स कि एक्स क्या होगा, एक्स मेरा इवन होगा, दैट मीन्स कि एक्स को क्या होना चाहिए 2n फॉर्मेट का होना चाहिए। अब यहाँ पर उसने मुझसे इंटीजर यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे n क्या बोलूँगा n मेरा इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x जो है वो इवन है जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, आई होप सो अच्छा रिवीजन तुम्हारा हो गया, इंपॉर्टेंट था ये। अब इधर देख लेते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, जो इंटीजर को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो वो कौन से इंटीजर होते हैं, वो तो इरेशनल नंबर्स होते हैं QC। तो एक तरीका है इसको सीधे लिख दो QC, सिंपल बात खत्म, Q कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा मैंने तुम्हें रेशनल नंबर्स का डिफाइन नहीं कराया ना अभी कि Q जो सेट होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक ऐसा x डिफाइन करो जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, p/q फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जहाँ पर मेरा p और q जो है वो इंटीजर है, ठीक है, और q जो है वो जीरो नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने रेशनल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो तुम्हारा जो q है ये जो सेट है जिसमें एक ऐसा x डिफाइन किया गया है जो कि हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और पी क्यू इंटीजर्स हैं जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो नहीं है, तब हम क्यू को क्या बोलेंगे रेशनल नंबर्स का सेट बोलेंगे। तो अब मुझसे क्या बोला गया कि ऐसा सेट बता जिसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो अब मैं क्या बोलूँगा अगर मुझे इस सेट को डिफाइन करना है तो मैं बोलूँगा एक ऐसा एक्स चुन, एक ऐसा एक्स चुन जो कि एक तो रियल नंबर है, ये बात तो गारंटीड है क्योंकि उसने मुझे दे रखा है कि एक्स हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, ये बोला गया मुझसे। तो इसको लिखने का शॉर्टकट क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x तो मेरा रियल नंबर है, ये बात तो सच है, पर मुझे ये भी दे रखा है कि x जो है, जो x है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, सॉरी वो रेशनल नंबर नहीं है, पर ये बात श्योर है कि वो रियल नंबर है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, है ना, मतलब x तुम्हारा रियल नंबर है पर वो रेशनल नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो पक्का इरेशनल होगा, या फिर तुम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे QC, ठीक है ना, Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं 26th पे, ये अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग वैरायटी शुरू होने वाली है क्योंकि अब तुम्हें पैटर्न एनालाइज करना है, तो जरा ध्यान से देखते हैं इस पैटर्न में हो क्या है। ठीक है, देखो तुम्हें बहुत सारे पैटर्न दिख रहे होंगे, तुम्हें एक तो ये दिख रहा होगा एकदम से कि 1 नीचे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 8 लिखा है। एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, कोई एक और बंदा होगा उसने ऐसे देखा होगा कि 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया यानी कि +1 हो गया, फिर 2 के बाद क्या आ गया 3 आ गया यानी कि +1 हो गया, फिर 3 के बाद क्या आ गया 4 +1,
4 का 5, ये भी हो गया +1। तो अगर ऊपर लेट से n लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा हुआ है, उसी में बस एक जोड़ दिया है, खत्म बात। तो तुम्हारा जो x होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस सेट को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से, एक ऐसा x डिफाइन कर जो कि इस तरीके का हो, n+1। अब हमने देखा कि n जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से, ठीक है। अगर तुम इस वाले को देखते हो 1/2, तो अगर तुम्हें n इक्वल्स टू 1 डाल दोगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 1/2। अगर तुम इसके अंदर n इक्वल्स टू 2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, दैट इज दिस। अगर तुमने इसमें n इक्वल्स टू 3 डाल दिया तो आ जाएगा 3/4 एंड सो ऑन। तो ये तो क्या हो गया 1 2 3, ये तो नेचुरल नंबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। सिंपल सिंपल, ठीक है। चलो अगर तुम्हें ये वाला समझ में आ गया तो जल्दी से इसके आगे वालों को अपने आप ट्राई करो फटाफट। 27 से लेकर के हमारे सो ऑन है, आप अपने आप ट्राई करो जल्दी से। आई होप तुमने ट्राई किया होगा और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब देखो हमें देखा है 1, फिर बोला 1/4, 1/9, 1/16। मैंने इधर देखा 4 9 16 25, इनफैक्ट ये भी लिखा है 1/1, तो ये 1, तो 1 4 9 16 25, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। यानी कि तुम्हारा जो x है वो बेसिकली 1/n का स्क्वायर फॉर्मेट में है, जहाँ पे तुम्हारा n क्या है, जहाँ पे तुम्हारा n नेचुरल नंबर है। अगर तुम 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे तो ये आ जाएगा। तो बस यही मेरा सेट हो गया, खत्म बात। सोचना क्या है इसमें, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, 5 25 125 625। तो ये लिखा है 5, यानी कि 5 की बार 1, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का क्यूब, ये क्या है 5 की पावर 4। ये मुझे कैसे पता है, मुझे 625 पहले से पता था, 25 × 25 होता है। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये भी 5 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 5 की बार 4 हो गया, ठीक है। तो हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एक एक्स को डिफाइन करो जो कि कुछ इस तरीके का है, 5 की पावर n टाइप का है वो कुछ, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो ये है 1 2 3 4, खत्म बात, ठीक है ना। n इस सेट से बिलोंग करता है कि n या तो 1 हो जाए, अगर 1 हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा 1, अगर 2 हो गया तो क्या आ जाएगा 5 का की पावर 2, अगर 3 हो गया तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, अगर 4 हो गया तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, बस। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा है, ठीक है। इसी सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है वो 5 की पावर n है, जहाँ पे तुम्हारा n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। पर अगर एक n नेचुरल नंबर हो गया तो n क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी इस टाइप से हो सकता है। तो ये ज़रूर लिख देना कि n 5 से छोटा है। अगर n 5 से छोटा हो गया तो क्या होगा, ये होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसी सेम क्वेश्चन को। चलो बढ़िया है, 28 भी होगा। 29 पे आ जाओ, ये तो सिंपल इवन नंबर लिखा है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल x लिख दो, यहाँ लिख दो x इक्वल टू 2n, और यहाँ लिख देते हैं n हमारा सिंपल नेचुरल नंबर है। ये क्या है 1 4 9 16, ये हमारा फिर से वही स्क्वायर है, तो x मेरा क्या हो गया n का स्क्वायर हो गया, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, खत्म बात। अच्छा अब ये 0 लिखा हुआ है, तो अब 0 को मैं क्या लिखूँ, है ना, 0 को क्या लिखोगे, ये x क्या है तुम्हारा, x तुम्हारा इक्वल टू 0 है, ये लिखोगे, ठीक है। तो तुम एक तो तुम ये देख सकते हो कि x इक्वल टू 0, बात ही खत्म। या फिर तुम ऐसे देख सकते हो इसी सेम चीज़ को, तो अगर तुम्हें और कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक मिनट जाओ, इसको अगर तुम्हें और कॉम्प्लेक्स बनाना है थोड़ा बहुत, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि x तुम्हारा n के बराबर है, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। और जहाँ पर n x जो है वो z प्लस के z प्लस में बिलोंग नहीं करता, यानी कि वो तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आता, और n जो है वो तुम्हारा z माइनस में भी बिलोंग नहीं करता, यानी कि n एक इंटीजर है, ठीक है। तो कितना बढ़िया रहेगा जीरो का एड्रेस देने का, n एक इंटीजर है, बहुत बढ़िया। n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं है वो। n तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, यानी कि -1 -2 -6 ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कौन सा बचा, जीरो। तो खत्म बात, इतने लंबे कहानी का एक आंसर क्या आया, जीरो, ठीक है। तो ये ऐसे हमने इसको डिफाइन कर दिया। चलो 32 वाले पे देख लेते हैं, 1/2 2/5 3/10। अब इसमें देखें क्या हो रहा है यार, तो 2/5 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3/10। ये हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है उल्टे तरीके से, तो ये पैटर्न तुम्हें सोचने में टाइम लगेगा। इनफैक्ट ये अलग से क्वेश्चन था भी नहीं, मैंने तो फालतू में दे दिया। देखो 2 में 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे तो +3 जुड़ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा +1 जुड़ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कितना जुड़ रहा है +7 जुड़ रहा है, तो कोई पैटर्न एज सच नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, ये मैंने गलत करा, तुम्हारे साथ देना नहीं चाहिए था मेरे को ये, पर मैंने दे तो दिया, अब दे दिया तो दे दिया। पर इसको करने का हिंट ये है कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। 7th क्वेश्चन को एकदम से याद करो और फिर तुम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि तुम समझ ही गए होगे जहाँ तक है। अगर तुमने देखा हो तो ये जो 1/2 लिखा है, ये एक्चुअल में ऐसा है 1/1 का स्क्वायर +1। तो 2/5 क्या है, ये 2 है, नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर है और फिर +1 है। फिर जो नीचे 3 है, ये लिखा है 3 का स्क्वायर फिर +1 है।
देखो ना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 10, 3/10। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये तो तुम बार बार ऐसे यूज़ करोगे, एक्स को डिफाइन करो सच दैट कि एक्स तुम्हारा किसके बराबर है n/n का स्क्वायर + 1, और तुम्हारा n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर तो है पर वो पक्का 8 से छोटा होना चाहिए यार, क्योंकि फिर से 7 तक ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बस इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो गया। इसी सेट को मैं चाहूँ तो एक्स हटा करके सीधे लिख सकता हूँ कि n/n² + 1, और यहाँ दूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n <8। ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है ना, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे एक्स बार बार लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ की हम लोग, इस टाइप की जो चीज़ होती है ये भी हम लोग एपी के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें तुम डायरेक्टली बता पाओगे कि अगर ये चीज़ लिखी हुई है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 एंड सो ऑन, और मतलब से पूछ लूँ इसका 500वां टर्म बता मेरे को। सोच के देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ सेवंथ है, ऐसी 500वां टर्म बताओ। तो ये तुम जब वो पढ़ोगे एपी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑपरेशन, उसमें तुम्हें इस टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। अब हमें ये पहले से पता है कि अगर किसी का क्यूब जो होता है वो ऑड आ रहा है, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, अगर एक्स हमारा इवन हो जाता है तो इवन इंटू इवन आंसर कितना आएगा, इवन आएगा। और अगर एक्स हमारा ऑड हो जाता है तो क्या होता है, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, तो ऑड इंटू ऑड कितना हो गया, ऑड हो गया, फिर ऑड इंटू ऑड कितना हो गया, ऑड ही हो गया। दैट मीन्स कि अगर एक्स क्यू ऑड है दैट मीन्स कि एक्स क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑड हो गया। तो उसने कुछ नहीं मुझसे ऑड इंटीजर्स का पूछा है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स मेरा क्या हो सकता है, एक्स मेरा क्या, सॉरी सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, ये जो मेरा सेट है, ये जो मेरा सेट है, इसका आंसर कैसे सकते हैं, कुछ इस तरीके से एक्स को डिफाइन किया जाए, जैसे जो आप वैसे डिफाइन कर लो। यहाँ तो इंटीजर्स है, तुम 2n-1 लिख दो और यहाँ बोल दो n तुम्हारा z होगा, बात खत्म। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ओके पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड, बेसिकली उसने मुझसे बोला है पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, तो अगर उसने मुझे पॉजिटिव बोल ही दिया है तो फिर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लगा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो हमेशा डाल के चेक कर लिया करो, तुम्हें 1 चाहिए ना, तो अगर तुमने n=1 इसके अंदर डाल दिया तो क्या मिलेगा तुम्हें, 1 मिलेगा। 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा एंड सो ऑन, तो वही हमें चाहिए थे, तो बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या दे रखा है, 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। तो ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, फिबोनाची सीरीज है। 0 1 को जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे मैं ए एन की तरह डिफाइन करूंगा इसको, कि ए एन जो है वो अपने पहले वाले जो दो भाई हैं उसके, उसका सम है वो, यानी कि अगर ए एन की बारे में बात कर रहा हूँ तो वो an-1 और an-2 का सम है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि तुमने देखा A3, तो A3 कौन सा है, ये A1 है, ये A2 है, तो ये तुम्हारा A3 है। ठीक है, A3 तुम्हारा क्या है, 1 है, तो A3 मेरा A2, और देखो ये क्या है, ये है A1, ये है A2 और ये है A3। तो अगर मैं 1 चाहिए मेरे को तो वो 1 और 0 का सम है। दैट मीन्स कि A3 जो है वो A2 + A1 के बराबर है, जहाँ पर A2 क्या है, 1 है, A1 क्या है, 0 है, तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। पर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ A2 के लिए, तो A2 को बोलेगा कि A2 बराबर है इसके A1 + A0 के, पर यहाँ पर A1 तो चलो मुझे दे रखा है, पर A0 के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी है, राइट, मुझे पता ही नहीं है A0, राइट। तो मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे इसको कि ए एन जो है वो बराबर है an-1 के, यानी कि n से एक कम, फिर an-2 यानी कि उससे एक और कम, यानी कि उसके पहले दो जो नंबर्स हैं उनका सम। पर यहाँ पर मुझे देखा कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ तब वैलिड अगर तुम्हारा n जो है वो 2 से बड़ा है, पहली चीज़। दूसरा तुम्हें दे रखा है कि A1 और A2 जो है वो, एक मिनट सॉरी, A1 जो है वो 0 है और A2 जो है वो 1 है। ये बात समझ में आ गई, कि A1 जो है वो 0 है, तो A1 मेरा 0 हो गया, तो मेरे को दे रखा है A1 मेरा 0 है। फिर A2 जो है वो मेरा 1 है, A2 मेरा 1 है। अच्छा n greater than 2 के लिए, यानी कि A3 के लिए तुम इसके अंदर डाल सकते हो, तो अगर तुमने इसमें n=3 डाल दिया तो यहाँ बन गया A3, यहाँ ये क्या बन गया, ये बन गया A2, और ये क्या बन गया, ये बन गया A1। तो आंसर कितना आ गया भाई, A2 और A1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा A3 आ गया। फिर अगर तुमने यहाँ पे A4 डाल दिया, अगर तुमने n=4 डाल दिया तो यहाँ क्या आएगा, A3 + A2, यानी कि 1 + 1 आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, A4 बन जाता है, और इस तरीके से हमने पूरा सेट अपना डिफाइन कर दिया। तो इस बार हम लोगों ने उल्टा खेला, तो ये एक और इंटरेस्टिंग और लिटरली थोड़ा सा टफ कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। 34 वाले को 35 मैंने करा ही दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ तुम डाल सकते हो कि n हमारा पक्का नेचुरल नंबर है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, वेरी वेरी गुड। वैसे इस कैटेगरी में मेरे पास और भी क्वेश्चन है, ये जो है ना, एक्चुअली एक टॉपिक होता है, इसका नाम होता है रिकरेंस रिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर ये आपके दुर्भाग्यवश जेई में तो बिल्कुल भी नहीं है ये,
ये हमारे ओलंपियाड में है ना, आईएसआई के अंदर, सीएमआई के अंदर, ये बहुत इस तरह की चीज़ें बहुत आती रहती हैं। जेई एडवांस पूछ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है उसने, पर बहुत ही ना के बराबर पूछा है। तो अगर तुमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो जब तुम आईआईटी जेई का, और फिर अगर तुम इस टाइप की वैरायटी पे आना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर, ठीक है। मैं अपने ओलंपियाड और जो आईएसआई सीएमआई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ा दूंगा ये रिकरेंस रिलेशन, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ये तो बहुत ही बचकाना है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। जेई जो था, आईआईटी जेई, वो पहले बहुत पूछता था इसको, जब अपने को क्लासिकल जेम्स बनाता था ना 1970s में, 1980s में, 1990s में, तब पूछता था वो इस टाइप की चीज़ें। पता नहीं अब उसने पूछना बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल आखिरी में करेंगे, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये वाला ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को खुद। आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, करेंस रिलेशन हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत पढ़ाई जानी चाहिए। पर ये जेई में आजकल नहीं आ रही, पहले आती थी, पहले पढ़ाई भी जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती है सब। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट।